नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और खाट पंचायत में आपका स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं विधानसभा टोहाना में और मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री हैं, वो कैंपेन पहुंचे हैं अपने उम्मीदवार देवेंद्र बबली का। देवेंद्र बबली इससे पहले जेजेपी से विधायक रहे हैं। खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खाट पंचायत में। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। खट्टर साहब, लगातार हम लोग हरियाणा में खाट पंचायत और दूसरे कैंपेन कवर कर रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है, किसकी सरकार? देखिए अशोक जी, निश्चित रूप से मैं लगातार अपने सभाओं में भाषणों में बता रहा हूं कि हरियाणा इस बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने वाला है, क्योंकि आज तक हरियाणा में या तो एक बार हुड्डा जी की सरकार 2 टाइम बनी है, 2 टर्म बनी है, या फिर हमारी सरकार 2 टर्म बनी है, लेकिन अब तीसरी टर्म लगातार हमारी सरकार बनेगी। हरियाणा एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने वाला है और हरियाणा के लोग तो बहुत सरल हृदय से हमेशा बोलते हैं कि भैया बीजेपी जो है ना, या बीजेपी या तो आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं। अब हम आ गए हैं तो हम जाएंगे नहीं, और लगातार इसके भी कुछ कारण हैं, कुछ तर्क हैं। अगर आप कहें तो मैं 3-4 तर्क बताता हूँ इस विषय में। पहला तर्क ये है कि हमारे जो 10 साल के काम हैं वो इनके 10 सालों से भारी पड़ते हैं, और लगातार ये लोग अपने अपनी बातों पर तुलना भी कर रहे हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो जनता अब समझ चुकी है कि एक सरल जीवन जीने का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वो इन्होंने कभी 10 साल सोचा भी नहीं है। दूसरा, आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले इन्होंने एक अपनी कमजोरी दिखाते हुए जब ये कहा कि हमसे कोई आके गठबंधन कर ले, और कोई पार्टी जो है इनके साथ गठबंधन करने आई नहीं, क्योंकि सब पार्टियां कहती थी अगर डूबना है तो अकेले डूबेंगे, इनके साथ क्यों डूबेंगे, जबकि ये कहते हैं कि सनम खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। इसलिए कोई पार्टी इनके साथ यानी गठबंधन करने नहीं आई, जो इनकी कमजोरी का एक द्योतक है। तीसरा, हम पिछले 58 साल का हरियाणा का इतिहास देखते हैं। हरियाणा के इतिहास अगर आप देखेंगे तो 2 साल अगर छोड़ दें, 56 साल हरियाणा में जिस पार्टी की केंद्र में सरकार रही है उसी पार्टी की हरियाणा में सरकार आई है। 56 साल का रिकॉर्ड है। अब चूंकि लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो लगातार हरियाणा में भी तीसरी सरकार बनना ये तय है। जनता इसको समझती है। डबल इंजन सरकार के अपने लाभ होते हैं, क्योंकि जैसे आज मोदी जी के केंद्र में सरकार है तो केंद्र की योजनाएं ये जो जहां जहां बीजेपी के अतिरिक्त दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वो लागू ही नहीं करती हैं, चाहे उसमें पंजाब हो, चाहे उसमें हिमाचल हो, दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटक हो, ये सब लोग केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा की जनता इसको नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ लागू योजनाएं ना हो। हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है और निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनेगी। जो सर्वे आ रहे हैं और कांग्रेस जो कह रही है कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि 10 साल का जो शासन था बीजेपी का उससे जनता त्रस्त हो गई थी, सिर्फ वादे किए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने भी वही बात पहले कही है कि हरियाणा की जनता बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता है, और जागरूक जनता को पता है कि कांग्रेस के 10 साल के समय क्या हुआ था, और हमने 10 साल में जो योजनाएं उनको दी, घर बैठे सब लोगों को घर बैठे काम होते हैं। इनकी तरह जो उस समय कमीशन एजेंट और बिचौलिए जो राज करते थे, उन बिचौलियों के चंगुल में यहाँ की जनता फंसी हुई थी, सब बाहर निकाल लिया हमने, और हम घर बैठे, चाहे कोई बुजुर्ग है 60 साल का होते ही घर बैठे उसकी पेंशन बनती है, किसी को राशन कार्ड बनवाना है घर बैठे राशन कार्ड बनता है। जिन पोर्टल की बात करते हैं कि हम आएंगे और हम इस पोर्टल को खत्म कर देंगे, मैंने उस समय भी हुड्डा जी को कहा था कि आप इस बात को लगातार दोहराते रहना कि ये पोर्टल खत्म करेंगे। आप पोर्टल खत्म करने की बात करें, जनता आपको खत्म करेगी। और देखिए कमाल तो ये है कि अब इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कहीं ये पोर्टल खत्म करने की बात नहीं कर रहे, अब बात बदल करके कह रहे इन सभी पोर्टल्स की हम समीक्षा करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे। यानी इसका अर्थ ये है कि अब इन्होंने ये तो मान लिया कि इन पोर्टल्स का लाभ तो हो रहा है, लेकिन खत्म करने वाले भाषा से मुकर गए हैं, ताकि इनको ये पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल ने जनता को ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन का जो एक तरीका, जैसा सरल तरीका होता है, लोगों को हैसल फ्री एक वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका है, वो इन 10 साल में ही आया है। तो आपके खिलाफ आ रहे हैं सारे मैं कहता हूँ सर्वे भी ऊंचा बोले, जो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, इन कांग्रेस के लोगों ने 6-8 महीने खूब शोर मचाया, सरकार हमारी आएगी, सरकार हमारी आएगी। लोग पूछते क्यों? क्योंकि 2 टर्म हो चुके हैं, अब कब तक हम इंतजार करेंगे? इनके कांग्रेस के लोगों से इंतजार करना ना करना जनता का कोई इसमें सरोकार नहीं है, ये बार बार बोलते हैं। और इनके जो लोग हैं, जो इनके कमीशन एजेंट रहे, जो इनके बिचौलिए रहे, उन्होंने शोर मचाया कि अगर सरकार दोबारा ना आई तो ये फिर बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि उनका रोजगार खत्म हुआ, उसी में शोर मचाया, हम बेरोजगार हो गए। आज का सर्वे आप उठा के देखिए, आज के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट
मेजोरिटी में आ रही है। किसी प्रकार का सर्वे आप करा लीजिए। विपक्ष एक मुद्दा और उठा रहा है कि अगर बीजेपी का इतना अच्छा माहौल था तो मनोहर लाल जी को हटाया क्यों? हाँ, नायब सिंह सैनी को क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मुझे हटाया नहीं है। मैं आप सबके सामने आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जब 8.5 साल लगभग हुए थे तो मोदी जी को मैंने स्वयं कहा था कि हमें अगली टर्म में किसी न किसी नए हमारे साथी को लेकर के आना चाहिए ताकि और एक लंबे समय तक उसको भी एक मौका मिले। हर आदमी का अपना एक काम करने का तरीका होता है, एक पड़ाव होता है, हर आदमी की अपनी विशेषताएं होती हैं। हमने 8.5 साल में जो योजनाएं बनाई, जो हमारी क्षमता थी, उस सब भरपूर काम किया। हरियाणा मेरा परिवार है। हरियाणा के 2.80 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मान के सेवा करता हूं। मेरे कहने पर मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और अंततः ये हुआ कि कौन नया चेहरा ऐसे आ सकता है। सब लोगों ने मिल बैठ के विचार किया और नायब सिंह सैनी जी का नाम तय हुआ। मैंने अपने हाथों से 24 घंटे नहीं लगने दिए जब मैंने उनको, चूंकि नायब सिंह सैनी मेरा बहुत पुराना साथी है। नायब सिंह सैनी और हम 1996 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे। उनकी आयु मेरे से लगभग 17-18 साल कम है। तो इस नाते से एक अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाता तो हरियाणा ने स्वागत किया उसका, और स्वागत किया। तो मैं तो कई मामलों में सोचता हूं कि मेरे से भी अच्छे उनके जो इस समय रिजल्ट आ रहे हैं, वो लोग उनको बहुत अच्छा एक नेता मानते हैं, पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ उनके आने के बाद बढ़ोतरी ही हुई है, कमी नहीं आई है। अगर आपकी लीडरशिप में चुनाव लड़ता तो वो ज्यादा बेहतर होता या नायब सिंह सैनी की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है वो बेहतर? हमारी जो चुनाव की पद्धति होती है वो पार्टी आधारित होती है, कार्यकर्ता आधारित होती है, कोई नेता आधारित नहीं होती है। हर नेता का अपना काम करने का तरीका स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन पार्टी का जो बेस है, पार्टी का जो नेतृत्व है, पार्टी के जो काम करने की तरीका, हमारी उपलब्धियां, इन सब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है। सारा देश इसको जानता है कि देश में जितने अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं उतने कांग्रेस तो कभी सोच ही नहीं सकती। ये अलग बात है कोई काम किसी प्रदेश में पहले अच्छा हो गया, कोई काम दूसरे प्रदेश में अच्छा हुआ। बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की एक मुख्यमंत्री परिषद बनी हुई है, एक दूसरे को अपने अनुभव बताते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी सुधार हुए हैं और बहुत से सुधार हमारी दूसरी सरकारों ने, प्रदेशों ने उसको फॉलो किया। मसलन ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी होने से पहले ट्रांसफर के कागज ले करके और हमारे अध्यापक, हमारे कर्मचारी घूमते रहते थे। आज किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज कोई अपनी फरियाद को लेकर के चंडीगढ़ आना जाना या दूर दराज कहीं जाता है, उसको जाने की जरूरत नहीं है। उसका एक पेपर चाहे मेल के द्वारा मिले, चाहे वो सीएम विंडो में मिले, चाहे हमारे किसी के माध्यम से हमारे पास आ जाए। जनसंवाद के कार्यक्रम हमारे नेताओं के गांव-गांव में होते हैं, सब कागज वहीं से अपने आप इकट्ठे करके लाते हैं। आज चंडीगढ़ में आने जाने वालों की संख्या, हरियाणा के लोगों की अपनी फरियाद को लेकर जाने वालों की कम हुई है, जो मैं मानता हूं हमारी सफलता है। और ये कहते हैं आपकी विफलता है कि आपका लोग मिलने नहीं आते हैं। छोटे से काम के लिए एक आदमी 4-4 दिन 6-6 दिन जाता है, 10-20 हजार रुपया खर्च करता है, और उसके वहां इनके जो दलाल एजेंट है वहां लेके जाते हैं तो उनका होटल का खर्च, उनका यानी खाने का खर्च, उनका पीने का खर्च, उनकी टैक्सी का खर्च, सब वो करवाते हैं। जनता का आज कोई अपना काम कराने के लिए पैसा नहीं लगता, न दलाली लगती, न कमीशन लगती, न कोई भ्रष्टाचार। मनोहर लाल जी, ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में एक तो बागी है जिनको टिकट नहीं मिला, वो नुकसान करेंगे। दूसरा, आपके यहाँ नायब सिंह सैनी फेस है मुख्यमंत्री का, पार्टी ने घोषणा की है। उसके बाद भी अनिल विज कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आखिर बनेगा कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे हाईकमांड ने घोषणा कर दी थी। अब उसके बाद भी अगर किसी को कह करके कोई अपने वहां कोई लाभ होता होगा, जनता को उनको सोचते हैं कि बनते हैं। लोकतंत्र में कोई भी क्लेम कर सकता है, क्लेम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उस प्रकार के झगड़े नहीं है। जब मैंने 2014 में चुनाव लड़ा तो उस समय ये स्थिति थी कि 8-9 लोग क्लेम करते थे, और मैंने ये घोषणा की थी कि हमारे 8-9 ही क्यों, 90 के 90 जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब क्लेम करें कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। आखिर तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, यहाँ की कार्य पद्धति, पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल बैठ करके तय करते हैं कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। यहाँ कभी भी समस्या नहीं आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी में बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, और इनके यहाँ एक नेत्री, नाम सबको पता है, अनुसूचित जाति की नेत्री, उन्होंने कहीं कह दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। लोकतंत्र में कोई कह सकता है, लेकिन किस प्रकार का अपमान इन्होंने उस बहन का किया, मुझे वो ठीक है, अलग पार्टी में अलग नेता है, वहां रहे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक अनुसूचित जाति की नेत्री जो है उनके साथ ये व्यवहार किया जाए, और ये इन्हीं के साथ किया, ऐसा नहीं है। इनके एक और प्रदेश अध्यक्ष पहले होते थे अनुसूचित जाति से, उनकी पिटाई तक की, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आखिर उनको भी कहीं सुकून और नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के अलावा, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो हम तो सबके लिए अपने दरवाजे खोल के रखते हैं। आज इनके सब जनता, इनके बिरादरी के लोग, इनके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं।
लेकिन मनोहर लाल जी, कुमारी शैलजा का आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप उन्हीं की जिक्र कर रहे थे। आपने उनको ऑफर किया कि पार्टी में आ जाएं, आपके साथ वहाँ ठीक है। मैं सबको ऑफर करता हूँ। लेकिन कुमारी शैलजा ने आपके प्रस्ताव को डिनाय कर दिया और कहा कि मेरा जो झंडा है कांग्रेस का, उसी में मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी, मैं कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं पासा आपका जजमेंट ऑफ एरर रहा क्या? वजह नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ऑफर तो सबको करता हूँ, आपको भी ऑफर करता हूँ कि आइए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आपका अपना काम है। आप कहेंगे मैं तो मीडिया का आदमी, मैं नहीं आता हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ। तो जो जहाँ होता है अपने आप को उस समय ठीक ही कहता है। लेकिन बहुत लोगों के लिए तो दरवाजा किसी का खुला ही नहीं होता। हमने तो अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, जब कोई आएगा आएगा, नहीं आएगा तो अपनी जगह जहाँ बैठा हुआ अच्छा है। उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी कोई उनके खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, या उनको कोई दुराग्रह मेरा नहीं है, या उनको कोई मैंने इस प्रकार का नहीं। हाँ, अगर वो उनको जो समस्याएं आई हैं, और उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया। मुझे पता है कि एक मीडिया के इवेंट में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं ठीक हूँ और आने वाले 2-3 दिन के अंदर और मैं जो प्रचार के लिए निकलूंगी। और उनके प्रचार में अब कैसा देखते हैं कि लगातार, यानी एक स्टेज तो ऐसा विषय है कि राहुल गांधी, हुड्डा जी का और इनका शैलजा जी का, इनका हाथ पकड़ के मिलवा रहे हैं, जबरदस्ती जैसे मिलवाना होता है। मन के अंदर भाव आता तो मिलता है हाथ, अगर मन से हाथ मिलाए बिना जबरदस्ती कोई मिलवाता है तो कब तक मिला रहेगा, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मनोहर लाल जी, जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें तो बीजेपी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 50-50 पे सिमट के रह गई बीजेपी। कहा जा रहा है कि लोकसभा के अगर चुनाव होते हैं तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस होता है हमेशा बीजेपी का, विधानसभा के चुनाव अलग होते। तो आपको लगता है जो लोकसभा में 50-50 पे बीजेपी सिमट गई, कम आई उनकी संख्या, पहले से कम हो गई, तो विधानसभा में उसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, अब इसको आप 50-50 भी कह सकते हैं, मैं इसको 60-40 कहूंगा कि उन्होंने एक सांसद अपना गंवाया और बाद में 5 लिए, अर्थात 4 की बढ़ोतरी हुई। हमने 5 राज्यसभा के, 5 लोकसभा के और एक साथ में राज्यसभा का तुम्हारे अच्छे हो गए, तो इसको मैं 60-40 भी कह सकता हूँ। क्योंकि आखिर राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सांसद होता है, सांसद गिनती हमारी 6 बड़ी है, उनकी 4 बड़ी है। दूसरा, लोकसभा में भी जनता में, देश के अंदर यही जो एक यूपीए ने जिस प्रकार का हल्ला मचाया, क्या कि संविधान जो है उसको खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, और तरह तरह की जो बातें इन्होंने फैलाई, जो झूठी बातें फैला करके, और जिन्होंने जिस प्रकार का वातावरण बनाया। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जीती एनडीए, और ये 99 सीट लेकर के भी ऐसा कहते हैं हम जीत गए। ये तो वो होता है जैसे किसी बच्चे को वो घर में आके कहता है कि पिताजी मेरा नंबर 99 आए हैं, पिताजी उसको शाबाशी दे दे, और बाद में उसका जो अध्यापक कहे कि भाई 99 जो है ये 550 में से आए हैं, 100 में से नहीं आए हैं। तो 550 में से 99 लेकर के अपनी जीत को और वो जश्न मना रहे हैं। अच्छा है, इसी आंकड़े पर अगर लगातार जश्न मनाते रहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने बताया उस समय लोकसभा में एक स्थिति ये थी कि 10 साल से ज्यादा सरकार पिछले यानी कार्यकाल में किसी की चली नहीं है। मनमोहन सिंह जी की 10 साल चली। नेहरू जी की बात अलग है, उस समय नेहरू जी के समय सामने कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो ये क्लेम करे कि हम सरकार बनाएंगे। जनसंघ भी उस समय चुनाव लड़ते थे नेहरू जी के सामने, यानी कांग्रेस के सामने, तो ये कहते थे कि मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम अपनी सरकार, अपने चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि कोई सरकार जो कांग्रेस की वो निरंकुश होकर न चले। अब तो सीधा मुकाबला था, और सीधे मुकाबले में पहली बार मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि तीसरी बार जो है 3rd टर्म की जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां बन गई, और उसका प्रभाव अब हरियाणा पर भी होने वाला है। जो चीज रिपीट में सारे देश ने जो देखा, सारे देश के हिसाब से हरियाणा के लोग भी उसी को आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो आपको लगता है कि हरियाणा में इस बार के चुनाव मोदी का नाम या मनोहर लाल खट्टर और सैनी का काम, किसके सहारे आप नैया पार करने को? देखिए, कोई एक सहारा नहीं होता है, जैसे मैंने बताया हमारा एक कलेक्टिव काम होता है। मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, केंद्र सरकार उनके नाम से हमने बनाई है, हमारे केंद्र की 10 साल की उपलब्धियां हैं। वैसे हरियाणा में भी 10 साल की उपलब्धियां हैं। नेता नेशनल लेवल पर नेतृत्व होता है, उसके बाद बाकी सब पार्टी के काम होते हैं। तो पार्टी के काम में हमारे उपलब्धियां जो है उसको भी मानेंगे। जो काम नायब सिंह सैनी आज कर रहे हैं वो भी जनता के सामने है, जो हमने किया वो भी जनता के सामने है। जनता को मिला करके एक सामूहिकता के अंदर हम लोगों को देखती है, और सामूहिकता में आज हमारे किसी भी नेता को उसके बारे में कभी गलत जनता नहीं सोचती है। मेरे समय में जो काम हुए वो भी सरकार ने किए, आज जो काम हो रहे वो भी सरकार कर रही है। स्वभाव जैसे मैंने बताया कि एक अच्छे व्यक्ति के नाते से उनका अब स्वीकार्यता, बहुत से समीकरण भी होते हैं, उन समीकरण के नाते से भी नायब सिंह सैनी जी की स्वीकार्यता अच्छी है, और उनके नेतृत्व में हमको लाभ मिलेगा। जेजेपी और आईएनएलडी किस ढंग से देखते हैं चुनाव में, उनकी क्या भूमिका? वोट काटने वाली भूमिका है।
मुकाबला तो कोई उनका वही बीच में मुख्य मुकाबले में तो है नहीं। मुख्य मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अलग अलग जगह पर अलग अलग समीकरण है, सामने की लड़ाई है हमने लगभग, लेकिन कहीं कहीं वोट काट रहे हैं। हो सकता है एक दो स्थानों के ऊपर कहीं चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकते, लेकिन इतना मार्जिनल उनका वो रहेगा स्थान कि जिसमें से कोई भूमिका उनकी बहुत बड़ी नहीं बनने वाली। जेजेपी और अभय चौटाला, दुष्यंत और अभय ने साफ तौर से कहा कि इस बार चाबी हमारे पास है, दोनों क्लेम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो आपको लगता है कि पिछली बार आपने 2019 में जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, क्या इस बार भी ऐसे हालात बन सकते हैं? ख्याल में डूबना कोई गलत बात थोड़ी है। पुलावी वो क्या कहते हैं कि ख्याली पुलाव कोई भी बनाए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो दोनों को आप नहीं मानते कि कहीं नहीं है। हन की कोई स्थिति आपको नहीं लगती? कोई नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस अपनी जगह क्लेम कर सकती है। मैंने तो आपको तर्क दिए हैं, उन तर्कों के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हमारी सीटें एक अच्छी मेजोरिटी की सीटें आएंगी। और मैंने तो कल अपने बहुत से मैं कल पूरा दिन दिल्ली में इसी काम के लिए था कि बहुत सी एजेंसीज, बहुत से हमारे कार्यकर्ता, बहुत से कैंडिडेट, सबसे पूछ करके, और मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखा रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं छोटी पार्टियों की कोई भूमिका रहने वाली नहीं है, वोट कटुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने कल हरियाणा में रोहतक से उन्होंने रोड शो, अम्बाला से रोड शो किया था। उन्होंने कहा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी चाबी रिमोट जो है बीजेपी के हाथ में, बीजेपी उनको अपने हिसाब से चला रही है। नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है। हम ना कोई छोटी पार्टी के साथ हमारे चलने का कोई विषय है। ये ठीक बात है कि जब हमारी मेजोरिटी पिछले बार 2019 में नहीं आई, हमारा कोई प्री पोल गठबंधन नहीं था, पोस्ट पोल आखिर सरकार बनाने के लिए जब आवश्यकता होती है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हाफ मार्क को पार करने के लिए हमको जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाफ मार्क से ऊपर हम स्वयं लगभग 50 से ऊपर सीटें हमारी आ रही हैं, ये मेरा दावा है। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी जारी है, क्योंकि 10 सालों में सिवाय प्रदेश की जनता को अपमान देने की और कुछ नहीं। अपमान की कहानियां तो उनको मैंने सुना दी। पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया, अब वो पार्टी में क्या कर रहे हैं। मिर्चपुर कांड उनके समय हुआ, गोहाना कांड उनके समय हुआ, और जिन चीजों का उन्होंने समस्याओं को दबा के रखा हुआ था, वो समस्याएं हमने कभी दबाई नहीं। हमने उसका प्रत्यक्ष जो भी कोई निर्णय होने थे निर्णय किए। आज हम किसी बात में कोई किसी जनता को गलत नहीं, जो होता वही कहते हैं, जो नहीं होता वो नहीं कहते हैं। वो हमेशा झूठ बोल बोल करके चीजों को और पर्दे के पीछे तो दरी के नीचे दबा के रखते थे। हम तो जनता को पूछते हैं कि 10 साल कांग्रेस का शासन और हरियाणा का 10 साल का बीजेपी का शासन, आप एक बार कंपेयर करके देखिए। जनता आज सुख महसूस करती है। नौकरियों का विषय ले लीजिए, यानी बिना पर्ची बिना खर्ची का विषय, सिर चढ़ के बोल रहा है, सिर चढ़ के जनता के ऊपर बोल रहा है। और वो क्या करते हैं, आज भी वो कहते हैं हम नौकरियां देंगे, और हमारे विधायक हैं वो नौकरियों को बांटेंगे, 2000 ये ले जाएगा, 1000 वो ले जाएगा, फिर हम अपने अपनों को जैसे रेवड़ियां बांटने का काम होता है, अपने अपनों को रेवड़ियां देंगे। और ये रेवड़ियां नहीं देंगे, ये उसके पीछे के खेल है कि इनके विधायक, इनके मंत्री उसमें से पैसा कमाना जानते हैं, और जैसे पहले चलता था वैसा ही फिर शुरू करेंगे। इसलिए इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। और इनके सारे प्रोग्राम आप उठा के देख लीजिए। हमने जो आज तक काम किए, इनकी मैं कहता हूं, इनके ये जो मैनिफेस्टो या जो भी घोषणा पत्र बनाने वाले लोग कितने पढ़े लिखे कितने नहीं है। मैं आज अपना भी जो हमारा संकल्प पत्र है वो भी पढ़ रहा था, इनका भी पढ़ रहा था। 116 काम कांग्रेस के ऐसे मैंने उसमें गिने हैं जो पहले से चल रहे हैं। यानी इसका मतलब उनको पता ही नहीं कि हरियाणा सरकार में क्या हो रहा है। इसी गलतफहमी में वो बार बार बोलते हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा। मैं आज आप उठा के देख लीजिए, उनका जो घोषणा पत्र है 116 काम गिना सकता हूं जो पहले से चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना, अब ये कहते हैं हम आएंगे 70,000 रुपए देंगे। अरे 80,000 रुपए तो पहले दे रहे हैं, हम पहले 80,000 रुपए दे रहे हैं या 70,000 रुपए का संकल्प कर रहे हैं। ये कहते हैं हम जो है मकान जो है उसका 2 लाख रुपए का अनुदान देंगे। हम 2 लाख रुपए और 2,67,000 रुपए, 2 कैटेगरी है, 2,67,000 रुपया ग्रांट उसमें पहले दे रहे हैं। तो जो चीजें पहले दे रहे हैं उसका ये वायदा कर रहे हैं, तो क्या ये समझाएंगे जनता को, और क्या वो मीडिया के लोगों को देखना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। 116 बिंदु ऐसे जो पहले से चल रहे हैं। अब महिलाओं के थाने, इनके समय में 2 थे, हमारे 31 महिलाओं के थाने हैं। और अब ये कहते हैं हम आएंगे महिलाओं के थानों को व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे व्यवस्थित? कुछ नहीं है, एक बिंदु जोड़ दे, व्यवस्थित करेंगे। हमने आंकड़ों के साथ कहा है कि हम आएंगे, आज 10% जो है महिलाओं की संख्या है, हम इसको 25% करेंगे। ये हमने 5 साल के अंदर बड़ी घोषणा की है। तो जो आंकड़ों के साथ चीज बताई जाती है, इनके यहाँ पूरे मैनिफेस्टो में कहीं आंकड़े नहीं है, सिवाय 2-3 चीजों के। एक उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, हमने कहा हम 2,100 रुपया देंगे, उसमें भी हमारे से पीछे हैं। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन में कहा कि जरूरतमंद
और जो है बुजुर्गों को, जरूरतमंद महिलाओं को, उनको जो है पेंशन दी जाएगी। अरे जरूरतमंद तो पहले ही हमने तय किया हुआ कि जिस परिवार की यानी बुजुर्ग की पति पत्नी की आय 3 लाख रुपए से कम है उसको ये पेंशन मिलेगी। तो 3 लाख ये आंकड़ा है, कुछ आंकड़ा रखते हैं ना, उस आंकड़े में पता लगता है कि जरूरतमंद को क्या मानते हैं। अब एक वेग टर्म को आधार मान करके जनता को बहकाने का काम अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मनोहर लाल जी, कांग्रेस ये कह रही है, जो आपने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिली, यहाँ पर बहुत ईमानदारी से जेन्युइन तरीके से लोगों को रोजगार मिला। लेकिन कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बहुत बुरी स्थिति है, लोगों को बाहर जाके अपना प्रदेश, अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, अग्निवीर का वो सब विपक्ष को जो आरोप लगाने होते हैं, वो जो ब्लैंक चीजें होती हैं, वो लिखा लिखाई इबारत होती है, वो सब भूलते हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी में इनके जो एजेंट और इनके जो दलाल हैं, बिचौली हैं, जब हमने कहा कि इनके सबके कपड़े यानी उतरवा करके हमने खूंटी पर टंगवा दिए हैं, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार तो वो हो गए। अब वो बेरोजगार हैं, इनके अपने आकाओं के जाके कान भरते हैं कि बेरोजगारी बहुत हो जी, हम बेरोजगार, हमारे पास काम नहीं है। उनको बेरोजगार, उनका रोजगार जैसे पहले था वो तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर काम करके कुछ खाना चाहे, पढ़ाई लिखाई करके, कौशल के माध्यम से उनको कोई आगे काम करना, वो मिलेगा, सबको मिलेगा, हम किसी के विरोधी नहीं है। लेकिन इसी प्रकार की एजेंटी, इसी प्रकार की कमीशन फिर खाएंगे, वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। जहां तक बाहर जाने की बात है, ये आज का विषय नहीं है। डंकी रूट की बात चर्चा की है, हमने भी की है, उन्होंने भी की है। वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और एक सामाजिक विषय है। वो किसी पार्टी को दोष देने का अर्थ नहीं है। विदेश में आकर्षण है, उस आकर्षण को सब लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ और देश में और हमारे यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हमने सरकारी तौर पर हमारा जो अब्रोड फॉरेन जो प्लेसमेंट सेल है, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, ये बनाया है। और पिछले साल 1.5 साल में भी उन्होंने 250 लोग विधिवत तरीके से, लीगल तरीके से वहां भेजने का काम किया। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया। उस फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से वीजा दिलाना है, उनके पासपोर्ट बनाने हैं, उनके और जो कठिनाइयां दूर करके उनको वहां भेजना, और वो अच्छी सैलरी लेकर के वहां रहते हैं। 250 से ऊपर लोग भेज चुके हैं और हमारे अगले 5 वर्ष की योजना में बड़ी संख्या में लोग वहां भेजेंगे, ऐसा हमारा दावा। मनोहर जी, राहुल गांधी ने कल एक और ऐलान किया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, कैबिनेट के पहले फैसले में एमएसपी को लागू कर देंगे। एमएसपी तो 25 फसलें दे ही रहे हैं। 25 फसलों की इनकी जो सरकारें हैं, आज तक कहीं किसी सरकार ने ऐसा किया? हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां 25 फसलों की एमएसपी और खरीद ये शुरू हो चुकी है। हम ऐलान कर चुके हैं। हमने जिन फसलों का एमएसपी नहीं हम दे पाते, नहीं खरीद पाते, उनका भावांतर भरपाई योजना देते हैं। बाजरा हमारे 4 साल से हम खरीद रहे हैं। संयोग से इस एरिया में बाजरा नहीं होता, यहाँ धान होता है, यहाँ गेहूं होता है, यहाँ कपास होती है। ये सारी चीजें केंद्र सरकार की ओर से ये सब एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इसी प्रकार गन्ना हमारा जो होता है वो मिलों के अंदर जा रहा है। ऐसे ही हमारा जो बाकी फसलें हैं, मक्का है, बाजरा है, अथवा दालें हैं, तिलहन है, ये सब चीजें हमने खरीदनी शुरू कर दी हैं। और ये बहुत बड़ी मात्रा में होती भी नहीं है, बल्कि तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ दलहन और तिलहन इसको हम ज्यादा करेंगे, धान को डिस्करेज करेंगे। धान पानी का बहुत बड़ा उपयोग करता है, पानी की जो खपत है वो धान में बहुत होती है। हमने तो 7,000 रुपया पहले हर एकड़ का धान न बोने का ये हम देते थे। अब घोषणा की है कि अगर धान कोई छोड़ेगा तो उसको 10,000 रुपया देंगे। ये उस विषय पर चुप मारते हैं, कुछ कहते ही नहीं है। इनको डर लगता है। हम किसान का कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि भी धान में अगर उनको इनकम ज्यादा है तो उसकी अगर फसल दूसरी बेचने में उनकी कमी पड़ती है तो 10,000 रुपया हम देंगे। और मुझे खुशी है कि किसानों ने पिछली बार 2 लाख एकड़ धान का छोड़ करके दूसरी फसलें बोई है। मनोहर लाल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको लेके भी विपक्ष एक और मुद्दा बना रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों से आप निदार्द रहते हैं, आपका फोटो नहीं रहता और दूर रखना चाहते हैं। नहीं, एक विपक्ष आरोप, चलो ठीक है, विपक्ष का आरोप ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री की 4 रैलियां हुई। जो प्रत्याशी होते हैं वो सब जाते हैं, उस क्षेत्र के नेता सब जाते हैं। बड़े नेताओं को एक एक रैली में रहने के लिए कहा हुआ है। तो मैं स्वयं अभी 2 दिन पहले हिसार की रैली हुई थी, उसमें मैं गया था। और इस नाते से जितने कार्यक्रम मेरे अपने स्वयं के कार्यक्रम हैं, जैसे बाकियों के कार्यक्रम लग रहे हैं, मेरे अपने कार्यक्रम लग रहे हैं, तो अपने कार्यक्रमों में जाता हूँ। चुनाव जो है हर एक नेता की अपनी जो आवश्यकता जिसकी जहां होती है उसको वहां भेजते हैं। मैं लगातार जब से चुनाव हुआ पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ। अब किसी की रैलियां होती है, किसी का इंडोर कार्यक्रम होता है, किसी की व्यवस्थाएं लगती हैं। व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा विषय, चूंकि मैं लगातार 9.5 साल का जो मेरा सारी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव रहा है, उन व्यवस्थाओं में आज रोहतक में बैठ करके सारी चीजें संचालन करनी पड़ती हैं। तो इस नाते से चीजों को बांट करके हम करते हैं। हमारे यहाँ किसी का ऐसा नहीं है कि किसी को आगे करना, किसी पे करना। आवश्यकता जितनी होती है सब जगह जाते हैं। आज मैं अब करनाल जा रहा हूँ, करनाल से शाम को मैं दिल्ली पहुंचूंगा। कल हमारे 2 अक्टूबर के कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी जो कि स्वच्छता ही सेवा ये अभियान, कल उसका समापन हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा 2-3 विधानसभा में कार्यक्रम है। 3 तारीख तक लगातार कार्यक्रम लगे हुए मेरे।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। लेकिन मैं जाते जाते आपसे कोई ऐसे जो हरियाणा में कहावतें हैं, कहा जाता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे सुनना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ याद आ रही है इस वक्त जो चुनावी माहौल है, राजनीतिक माहौल है हरियाणा का, उसको लेके हरियाणा में कोई ऐसी कहावत। कहावतें तो मैंने बीच में सुना दी ना। मैंने कहा कि बीजेपी के बारे में लोग कहते थे या तो ये आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, ये कहा ना था। होता जना बाजे घना, ये बाजता ही है। वो कहते ना कि पल्ले नहीं दाने कांग्रेस चली बुनाने, कुछ है नहीं पल्ले, लेकिन तरह तरह के वादे कर रहे हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे, न नौमण तेल होगा न राधा नाचेगी। बिल्कुल देखना होगा चुनाव अब, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, किसकी सरकार बनेगी और किसके दावों में दम दिखाई दे रहा है ये जनता तय करने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। खाट पंचायत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।